हेलो स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। इसका पार्ट ए करा रहे हैं आपको और पार्ट बी अगले लेक्चर में कराएंगे। इस चैप्टर को 2 लेक्चरों में लेकर चलेंगे और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी और वो चीज़ है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश इसके बारे में अगर आपको बताएं तो एक दार्शनिक हुए हैं लगभग 2000 साल पहले। थैल्स ने देखा कि अंबर की छड़ को जब बिल्ली के खाल पर रगड़ दिया तो छड़ के अंदर एक गुण आ गया। उसने छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस बारे में वो कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट हुए हैं। डॉक्टर गिलबर्ट ने सन 1600 ईस्वी में इस बात का एक्सप्लेनेशन दिया कि ये कारण क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब हम दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु में धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण वस्तु में ऋणावेश आता है। इस प्रकार आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। अगर प्रकृति की बात करें तो धनावेश और धनावेश जो होगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर की ओर भेजते हैं। माइनस और माइनस जो होगा वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि अगर प्लस और माइनस लेंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षण का बल लगाते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज आवेश के बारे में, जैसे कि आवेश का संरक्षण होता है। संरक्षण से तात्पर्य होता है कि किसी भी वस्तु का मान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। मतलब कि अगर किसी निकाय में कोई भी आवेश है तो ना हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी एक प्रॉपर्टी और है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से तात्पर्य होता है कि अगर किसी भी वस्तु पर आवेश आएगा, कोई भी आपकी वस्तु है उस पर जो भी आवेश आएगा वो हमेशा मूल आवेश को हम छोटा ई लिखते हैं, इसका पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज से तात्पर्य होता है कि ई का 1 गुना होगा, ई का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कभी भी 1.5 गुना, 2.5 गुना नहीं होगा। इस तरह आवेश का फॉर्मूला बन जाता है आवेश Q बराबर NE। N का मतलब होता है 1 2 3 स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E का मतलब होता है मूल आवेश। इसका मान होता है 1.6 10 की घात -19 कूलाम। ये इसका मान होता है। अब ये आपने सीखा है कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं वे एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। बल के संबंध में वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास 2 बिंदु आवेश है, बात को पॉइंट को नोट करेंगे, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए वैलिड है, बड़े आवेशों के लिए कूलाम का नियम नहीं लगता है। 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, मान लीजिए r दूरी पर है, अगर ये समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और अगर विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगाएंगे। कूलाम ने बताया कि जो इनके बीच बल लगता है वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश ले लेंगे, उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरी बात बताई कि बीच की जो दूरी होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों तथ्यों को जब आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R²। समानुपाती का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
ध्यान देंगे, ये जो ई सा लिखा हुआ है इसे ई को बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, यही आपका कूलम का नियम होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है वो 9 गुना 10 की घात 9 होता है, और मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, इसके संबंध में कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपके काम आएंगे और न्यूमेरिकल्स वगैरह में हमारी हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट ये होता है कि अगर आपका आवेशों के बीच, जो हमारे आवेश थे Q1 और Q2, इनके बीच वायु ना हो, वायु के स्थान पर कोई पैरावैद्युत पदार्थ हो। अच्छा, पैरावैद्युत पदार्थ से तात्पर्य होता है कुचालक पदार्थ। कुछ कुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम पैरावैद्युत कहते हैं, जैसे कि आपका अभ्रक हो गया, आपका मोम हो गया, ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम पैरावैद्युत कहते हैं। इनका जो मान होता है उस मान को पैरावैद्युतांक कहते हैं और इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। कूलम के नियम में अगर आवेश Q1 और Q2 के बीच में कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा हुआ हो तो तब फॉर्मूला बदल जाता है और माध्यम में बल का जो फॉर्मूला होगा Fm लिखूंगा, इसका मतलब होगा माध्यम में बल। उस वैल्यू में केवल एक चेंज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, के जो पैरावैद्युतांक है उसकी गुना हमेशा एप्सिलॉन जीरो के साथ कराएंगे, के की गुना हमेशा एप्सिलॉन जीरो के साथ कराएंगे और इंटू में Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा माध्यम में बल का 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। एक और पॉइंट मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, अगर आप इन दोनों को भाग दे दे, Fm माध्यम में बल और वायु में बल को भाग दे दे, तो आप वैल्यू लिखोगे के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर और वायु में बल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। सब कुछ कटकर केवल के बच जाएगा आपका बटे में। इस तरह से माध्यम में बल निकल जाएगा Fm बराबर F बटे में के। ये माध्यम में बल का फॉर्मूला होता है। एक और पॉइंट आपको नोट करना है इसमें कि जो आपका एप्सिलॉन जीरो के साथ के की गुना होगी, इसे हम बोलेंगे केवल एप्सिलॉन, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसे? माध्यम की वैद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन जीरो होता है, केवल एप्सिलॉन जीरो, इसे बोलते हैं वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। यहां से आप के का फॉर्मूला बना सकते हैं, के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन जीरो। माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं। एक और पॉइंट आप ले सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत मर्तबा रिपीट होता है 1 नंबर के लिए। एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है आपको, इसका मात्रक निकालना है और इसकी आपको विमा निकालनी है। यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मान निकालेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहां से केवल एप्सिलॉन जीरो का मान निकाल लीजिए तो ये सब भाग में चला जाएगा और मात्रक आपका उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। 4 का और पाई का मान जब रखेंगे और इसे सोल्व कराएंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 8.85 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान भी हो गया और इसका मात्रक भी हो गया। विमा अगर आपको निकालनी है तो मात्रक से निकाल सकते हैं। ऊपर आवेश है, आवेश की विमा होती है 80, इसका होल स्क्वायर है। नीचे बल की विमा होती है mLT-2 और आगे मीटर है तो L की पावर 2। सबको एक जगह एडजस्ट कर लोगे,
m को ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी, l की पावर 3 को ऊपर लाओगे l की पावर -3, t की पावर को ऊपर लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, 2 ऊपर है 2 नीचे से 4 हो जाएगी, a की पावर आपकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। देखिए वैद्युत बल के बारे में हमने अभी पढ़ा है, फॉर्मूला होता है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, फॉर्मूला होता है Gm1m2 बटे r²। इसके 2 या 3 पॉइंट है, आप यहीं से क्लियर कर लोगे। पहली तो बात ये होती है कि वैद्युत बल आवेशों पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि वैद्युत बल माध्यम अगर बदलता है तो बल भी बदल जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम के बदलने पर बल नहीं बदलता है। तीसरी बात ये होती है कि ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का ही होता है। चौथी बात ये होती है कि ये बल बहुत बड़ा होता है। वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10⁻40 गुना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। देखिए बहुत ही सिंपल है आपका। आप जानते हो कि अगर एक आवेश होगा, दूसरा आवेश अगर हो धनावेश, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा कि अगर इसके अंदर हम दूसरे आवेश को लाएंगे तो उस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगेगा और उस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर परीक्षण आवेश बल अनुभव करे, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं। देखिए वैद्युत क्षेत्र दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं। इसके लिए काल्पनिक रेखाएं ली गई है जिन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनके बारे में सुन लेंगे कि अगर धनावेश है तो बल रेखाएं धनावेश से निकल जाएगी। कहां पर जाएगी? कहीं अनंत पर जाएगी। अगर अकेला ऋणावेश है तो ऋणावेश पर आकर बल रेखाएं खत्म हो जाएगी। कहां से आई? अनंत से आई होगी। अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो प्लस से निकलेगी और माइनस पर आकर के खत्म हो जाएगी। अब और कहीं नहीं जा सकती है। ये एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो इस प्लस से भी निकलेगी और इस प्लस से भी निकलेगी, लेकिन प्रतिकर्षण के कारण मुड़ती हुई चली जाएगी इस तरह से। इसी तरह अगर एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है तो इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी, प्रतिकर्षित होती हुई आएगी। इस पर भी आकर खत्म हो जाएगी और इस पर भी आकर खत्म हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज है कुछ जिन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका होता है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत मीन्स क्या होता है? मीन्स बहुत सिंपल है कि अगर किसी निकाय में कोई ऐसी व्यवस्था है उसमें कितने ही सारे आवेश रखे हो, जैसे कि Q1 रखा हो, Q2 रखा हो, Q3 रखा हो, Q4 हो, Q5 हो,
इस अकेले आवेश पर यो भी अपना बल लगाएगा, ये भी अपना बल लगाएगा, ये भी अपना बल लगाएगा, ये भी लगाएगा। जितने भी आवेश इसमें होंगे सब इस पे बल लगाएंगे। अगर इस पर हमें टोटल बल देखना है तो सभी आवेशों के द्वारा, जैसे इसके द्वारा मान लो बल F12 लग रहा है, इसके द्वारा बल लग रहा है F13 लग रहा है पहले पर बल, तीसरे के द्वारा इस पर बल लग रहा है F14 लग रहा है चौथे पर, पहले पर बल चौथे के द्वारा इस पर बल लग रहा है F15 लग रहा है। तो सारे अपना अलग अलग बल लगाएंगे। इस अकेले पर जो बल लगेगा वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए जैसा कि आपने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस आवेश पर बल लगता है। अब एकांक आवेश पर जितना भी बल लगेगा, एकांक आवेश पर जितना भी बल लगेगा उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। एकांक आवेश अगर बोल दिया हमने तो आवेश से हमें भाग करना पड़ेगा और बल लग रहा है तो बल को ऊपर लेंगे। इस तरह फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा E बराबर F बटे में Q नॉट। मैं आपको हमेशा बताता हूं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में तीन चीजें पता होनी चाहिए कि वो सदिश है या अदिश है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। दूसरी बात कि उसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा आपका बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तीसरी बात उसकी विमा क्या होगी, बल की विमा ऊपर लिख लेंगे ml t की पावर -2, आवेश की विमा नीचे ले लेंगे at, इसे सबको ऊपर एडजस्ट करा देंगे ml t की पावर -3 और a की पावर -1। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश से मतलब होता है एक सिंगल और छोटा आवेश, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण हमें E का मान निकालना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, हमने मान लिया कि हमारे पास में एक बिंदु आवेश प्लस का Q है जो O पर रखा हुआ है। इससे R दूरी पर एक बिंदु है, यहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। R दूरी पर बिंदु है, E निकालना है। जैसा कि आपने देखा E का फॉर्मूला होता है F बटे में Q नॉट। तो हमें करना ये होगा कि अपनी तरफ से एक परीक्षण आवेश Q नॉट रख लेंगे बिंदु P पर। अब ये दो आवेश है तो इनके बीच बल लगेगा। कूलाम के नियम के हिसाब से बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 की जगह Q ले लेंगे, Q2 की जगह Q नॉट ले लेंगे, बीच की दूरी R²। और इस तरह आपका E का फॉर्मूला बन जाएगा। E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा F बटे में Q नॉट। F का मान रख देंगे, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन में R² और बटे में हो जाएगा हमारा Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R²। यहां तक आपका फॉर्मूला बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसके संबंध में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो नोट्स में लिखी हुई है कि जब ये E सदिश राशि है तो E की दिशा, जो भी सदिश हो उसकी दिशा आपको पता होनी चाहिए हर हालत में। E की दिशा होगी प्लस, अगर आवेश है तो प्लस से दूर की ओर बनाएंगे E की दिशा को। माइनस का अगर आवेश है तो E की जो दिशा होगी वो माइनस की ओर होगी, यानी कि ऋणावेश की ओर होगी। यहां तक आपका सेक्शन A कंप्लीट हो जाता है। ओके।